ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और तनकीद बराए तनकीद नहीं है। यकीनन हम ये बात करते हैं तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और वो लोग जिनके फॉलोअर्स मौजूद हैं उनका वोट बैंक है, कतन उनके खिलाफ हम बात नहीं कर रहे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, किसी जमात के खिलाफ बात नहीं हो रही। लेकिन चूंकि इस वक्त मकबूलियत इमरान खान साहब की है और लोगों को बहुत उम्मीदें वापस हैं, उसी तरह से जिस तरह से 2018 में वाबस्ता थी, आगे भी क्या हम उन उम्मीदों को वाबस्ता रख सकते हैं और क्या डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं? अगर सब लोग ख़राब हैं तो क्या इमरान खान साहब को हम आगे लेके आएँ तो क्या वो काम हो सकते हैं जो पीछे नहीं हो सके 3 साल 7 महीने में? और वो ये कहते थे कि मैं मजबूर था, इस वजह से मैं फैसला नहीं कर सका। मुनव्वर मिर्जा साहब, आपका वसी तजर्बा है और काफ़ी गहरी नज़र है, आपने सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं। क्या समझते हैं आगे अगर वो लोग जो फॉलोवर्स हैं, देख रहे हैं, या आम इंसान, क्योंकि इस वक्त लोग कंफ्यूज हैं कि वो किसको वोट दें, क्या करें? मैं ये समझता हूँ कि एक तो लोगों का कंफ्यूजन बिल्कुल गलत है। लोगों को बहुत क्लियर हेडेड होना चाहिए। पाकिस्तान में जैसे कहा जाता है कि 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो नौजवान हैं। तो इंडिया में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन है, अरब कंट्रीज़ में भी तकरीबन यही पोजीशन है। तो इंडिया में आप देखें उन्होंने बड़े क्लियर हेडेडली वोट दिया, 2 दफ़ा वोट दिया, और नतीजा ये हुआ कि इंडिया टुडे इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आपको पसंद हो या ना हो, बट इट्स इफेक्ट। मैं वो जो आपसे बात कर रहा था, मैं उस थोड़ा सा उसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। अगर आप इमरान खान का मंशूर, मैं देखिए मंशूर को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ जैसा इमरान खान का कहना यह था कि करप्शन को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक। सेकेंडली वो कहते थे इकोनॉमी के बारे में, जो कहते थे उनके पास डेवलपमेंट के कोई वो नहीं था, वो इसको शदीद क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो ज़िया है पैसे का, इसलिए कर्जा ही नहीं लेना चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आप देख लो उठा के, और मंशूर में एक जगह भी कहीं गुंजाइश नहीं थी कि किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हो किसी सेक्टर में भी, तालीम से लेकर सेहत तक और सेहत से लेकर ट्रांसपोर्ट तक और रोड तक। मगर अगर आप 2013 का मंशूर उठाकर देखें नून लीग का, तो नवाज शरीफ साहब हमेशा बहुत क्लियर रहे, किसी को पसंद हो या ना हो, और उन्होंने उस पर अमल किया। 3 बातें वो हमेशा कहते थे अपने मन। उनका मंशूर पहले बात कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा है वो रोडें बनाते हैं, ये सारे हाईवेज वगैरह ये उन्हीं के ज़माने के बनाए हुए हैं सारी चीज़ें। नंबर 2, वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखें। ही वाज वेरी क्लियर अबाउट हिज फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो, जिसका नतीजा ये था कि आप देखें दोनों दफ़ा जब वो थे मौजूद, पहली दफ़ा बीजेपी के जो कि इंतहा पसंद जमात समझी जाती है और पाकिस्तान की इंतहाई दुश्मन जमात था, हम उनको यहाँ बैठकर बहुत बुरा भला कहते हैं। उनके जो गुरु थे वजीर आजम उस वक्त के, वो बस में चढ़ के आए और मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। ये एक सियासतदान। सेकेंड टाइम मोदी साहब, आप 100 आप बुरा भला उन्हें कहते, बिल्कुल मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ उन्हें कश्मीर के ऊपर जो कुछ किया, लेकिन ये देखिए ना कि आपके सियासतदान वजीर आजम का ही वो है कि उसी वजीर आजम को आपने सर, मैं माजरा चाहती हूँ आपको इंटरप्ट करने का। आपने 2 बातें की, पहली बिजनेस की बात की। शेख रशीद साहब का थोड़ी देर पहले का बयान में सुन के आई हूँ, उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, डेवलपमेंट की बात तो एक तरफ, वो तो बेच सकता है या खरीद सकता है, इसके अलावा बात ही नहीं कर सकता। अब ये कौन समझाए कि इकोनॉमी क्या चीज होती है। दूसरी बात आपने की, वहां पे एक और बात मैं कर दूं, आपने इंडिया से ताल्लुकात के हवाले से बात की, तो आप ही मुझे बताएं कि इस पे तो खास तौर पे उन पे इल्जाम लगा कि वो गद्दार है। कौन? नवाज शरीफ साहब पे दूसरी पार्टी से आखिरी जलसा जो इमरान खान ने किया था उसमें उन्होंने ये नारा भी तो दिया था, मोदी का जो यार है वो मुल्क का गद्दार है। मगर आप ये देखें कि उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ये कहा कि जनरल बाजवा तो हिंदुस्तान से ताल्लुकात भी अच्छा करना चाहता था। और ये हकीकत है कि अगर आप गौर करें, आपके मसाइल जो तनाज़ात हैं इंडिया के साथ वो बड़े सीरियस हैं। कश्मीर का मसला अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और कभी इसमें नहीं झिझकूंगा, और आप देख लें कि पाकिस्तान की तमाम पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक हैं। इमरान खान ने कितनी मरतबा अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर फौरन उन्होंने कहा कि मोदी साहब से क्या आओ मुझसे बातचीत कर लो, वो यही बात रोते रहे कि वो कभी फोन ही नहीं उठाता मेरा। फिर उसके बाद अभी तारीफ कर रहे थे उनकी कि जी वो गैर जानिबदार पॉलिसी उन्होंने अख्तियार की। देखिए ये तो मुल्क की तारीख में बिल्कुल होता है, सारी पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक हैं। बेहतरी के लिए जरूरी है कि जब तक आप
खत्ते में अमन चाहते हैं तो आपको इंडिया से ताल्लुकात बेहतर आपके दो ही करने की तरक्की जरूरत है। तरक्की करते हुए हैं, चाइना जो ड्राइव कर रहे हैं इकोनॉमी को इस खत्ते के अंदर, चाइना कर रहा है और इंडिया कर रहा है। अभी आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात मैं आपका, जी सर। अफगानिस्तान से अमेरिका गया, आपने आपके यहाँ पर बैठकर तजिया निकाल, आपने भी मुज़ाकर हूँ, मेरे साथ तो जो भी कोई आता था वो जी पाकिस्तान और चाइना और रशिया और पता नहीं तुर्की और फलाने वो मिल जाएंगे और उसके बाद जनाब वो यूं बदल देंगे। हुआ? रशिया ने 6 महीने बाद ही हमला करके सारा तलपट कर दिया, अफगानिस्तान को सब भूल गए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही पैसा है। एड नहीं मिल रहा उन्हें। कौन बीच में आया है? इस बार ज्यादा से ज्यादा एड किसकी तरफ से जा रही है? इंडिया की तरफ से जा रही है अफगानिस्तान की। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि आप रास्ता खोलें ताकि वो जो सामान है वो वहां आए। तो मेरा मतलब कहने का ये है, मैं कोई इंडिया को वो नहीं कर रहा, मैं उसका कुछ, लेकिन आप ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का, में और खासतौर पर खान साहब की पॉलिसीज आगे भी आप ये समझते हैं कि वो उस तरह से सारे नहीं पाकिस्तान जाएंगी की पार्टी जिस तरह से जानी चाहिए थी। और मुनव्वर मिर्जा साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुका है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी निस्बतन नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज खत्ते के लिहाज से बेहतर रही। खत्ते में हम अमन की बात करते हैं तब भी यकीनन अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करना अच्छे हैं, और अगर मुल्क में अगर बेहतर ताल्लुकात की बात की जाए तो उन पार्टियों से ताल्लुकात करना अच्छे बेहतर होता है कि जो पार्टी 2-2 या 3-3 सीटें वफाक में और सूबों में लेके सहारा देती हैं, बेसाखी बनती हैं वफाक का, और उनकी वजह से पार्टीज चलती हैं, हुकूमतें चलती हैं। आप समझ गए होंगे किस हवाले से बात कर रही हूँ मेरा सिद्दीकी साहब। वो बैसाखियां जो वक्त पड़ने पे आपसे खिंच भी जाती हैं और आपको ब्लैकमेल भी करती हैं। सिंध में कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है आपका? बिल्कुल। मैं इस सिंध में जो हालात हैं और जो यकीनन पंजाब में काफ लीग के और यहाँ पर जिसके हालात हैं, मैं उससे पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा सर के हवाले से कि देखें, जो भी मंशूर तमाम पार्टियों का अलग होता है, लेकिन जो सरबराह होता है उसका अपना एक नैरेटिव और एक अपना एम होता है। जैसे पीपल्स पार्टी का शुरू से भुट्टो साहब के ज़माने से लोगों को रोज़गार देने का रहा है, पीपल्स पार्टी का ये बेस रहा है। हर दौर में पूरे चारों सूबों में अगर किसी को रोज़गार मिल पाई है तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर आप नवाज शरीफ के आ जाएं तो जो इंडस्ट्रियल्स को जो फ़ायदा हुआ है, रोड बनाना उनकी मजबूरी थी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाना उनकी मजबूरी थी। वो भले से कलपोषण आ जाए और वो रॉ के एजेंट आते रहें और अंदर तबाही मचाते रहें, फिर भी उनकी मजबूरी थी किसी तरह हमारे ताल्लुकात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बेस रहा, यकीनन इकोनॉमिक बेस में बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा जितनी भी नौकरियों से निकाला गया है, लोगों को बेरोजगार किया गया है, वो नवाज शरीफ के दौर में 2014 में 16,500 लोगों को निकाला गया है। तो यकीनन हर जो भी, इसी तरह इमरान खान का अपना एक मंशूर होगा, यकीनन एक माइंडसेट होता है, वही एग्जीक्यूट करते हैं ये। और जो आप कह रही हैं कि यकीन देखें, ये जो कम सीटों पर जो पार्टियां हैं, किसी ने 6 ली हुई है, किसी ने 7 ली हुई है। हमारे मुल्क के अंदर 2 ऐसी पार्टियां हैं, तंजीम है, एक पंजाब में रूल करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, तो पंजाब हुकूमत उसके बगैर बनना मुश्किल होता है, वफाक भी उसके लिए मजबूर होती है, होती तो कम है। और उसी चीज को लर्निंग जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने यहाँ पर सीखा है। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनसे सीखा है या एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनसे सीखा है? उसकी वजह यह कि एमक्यूएम सियासी जमात नहीं रही थी। एमक्यूएम दरअसल एमक्यूएम बेसिकली यूथ की एक जमात थी। ये पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो यूथ के बाद एमक्यूएम बनी थी, पहले ये एपीएमएसओ में थी। यकीनन यहाँ पर नौजवानों के लिए था, इकट्ठा होना था। देखें, इसको हमेशा से लॉलीपॉप तो मिला है क्योंकि ये एक कौमी लोगों के लिए, आप कह लें नेशनल या कौमी जुबान वालों के लिए काम करते रही है, जिसको ये मखसूस और अकलियत में समझते हुए एक कराची तक महदूद रखा गया था। यकीनन कराची में इन्होंने रोल भी किया, एग्जीक्यूशन भी की, अपने मेयर भी रहे, मिनिस्ट्री भी ली। इनके पास अभी भी केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड, तमाम चीजें रही हैं। यकीनन वो चीज जो आवाम नहीं रही, लेकिन आवाम नहीं रही। जब आवाम नहीं रही, उसकी वजह यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, जो तोड़ फोड़ किया गया, जो भी हुकूमत आई उनकी कोशिश थी कि हम कराची में हुकूमत करें। देखें, नवाज शरीफ ने भी पहले जो मुआहिदा किया था उससे भी वो ऑपोजिट रहे। इसी तरह जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट रहे तो एमक्यूएम से जो मुआहिदा किया था बिल्कुल उसके बरखिलाफ गए। उन्होंने भी कह दिया था कोई सहीफा तो है नहीं जो बात कमिटमेंट हो सकती है। इसी तरीके से जो इमरान खान ने जो किया था
मैं करीबी बात, इमरान खान ने जो 100 अरब रुपए की बात की थी, कराची के लोगों से जो वोट लिया गया था, एमक्यूएम के वोटर जो बज़न हुए थे एमक्यूएम पाकिस्तान से, उसकी एक वजह यह थी कि इन्होंने अपनों के लिए काम नहीं किया। इन्होंने अपनों का वोट, अपनों के लिए नारा जरूर लगाया था। इसीलिए एक जितने भी नारे लगे थे स्टेज पे पीटीआई के, वो एमक्यूएम के खिलाफ की बुनियाद पे उनको वोट मिला था। तो वो वोट लेने के बाद उससे बदतरीन हाल हुआ। यहां के जो बने हुए एमएनए और बने हुए एमपीएस ने कोई काम नहीं किया। जो कमिटमेंट इन्होंने इमरान खान के साथ की थी कि 100 अरब रुपए कराची में लगना चाहिए और कराची में डेवलपमेंट होनी चाहिए, कराची में देखिए उसके पूरे 3 साल 7 महीने में कराची शहर में 4K कोई डेवलपमेंट नहीं, बल्कि जो रोड के हालात, जो स्ट्रीट क्राइम, तमाम की तमाम चीजें, और जो इंडस्ट्रियल्स का हाल, इवन एनर्जी का हाल, हमारे पानी का मसला, सारी चीजों का शॉर्टेज हुआ। जब इमरान खान ने उस कमिटमेंट को नहीं किया, देर सही लेकिन इन्होंने फिर वही आवामी मसाइल के लिए, क्योंकि आवाम इनके पास से जीरो पे खड़े हुए हैं। अगर अब ये करेंगे, 2018 के वोट पे तो जीत गए थे, अब कोई भी इलेक्शन आता है तो नामुमकिन है कि पाकिस्तान के लिए, भले से कोई मखलूक इनकी सपोर्ट करती है नहीं करती है, लेकिन वही कमिटमेंट जब खराब हुई तो उन्होंने वफाक को धमकी दी। आपको लगता है किसी मखलूक ने इनको कहा है कि अब नहीं, वफाक ने, मैं इसमें आना चाहूंगा आपके लिए, वफाक ने जब धमकी दी इनको, वफाक को धमकी देने के बाद इन्होंने हटे। देखिए हुकूमत गिर गई इमरान खान की। मुझे एक जुमले में जवाब दे, पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस वक्त? नहीं, इसमें देखें आप 2 लोगों का बयान देखें। इमरान इस्माइल ने इस पे क्या बयान दिया है, इस जो अभी जो जोड़ कर रहे हैं, जो महाजिर कॉस पे जो एक पेज पर आ रहे हैं, ये जो मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार, इस पे इमरान इस्माइल कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बी तंजीम बन रही है, और एक तरफ फवाद चौधरी कहते हैं कि ये लंदन वाले लोग हैं। मुझे फवाद चौधरी कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। इनका नैरेटिव चेक करें पीटीआई का। इमरान इस्माइल कहते हैं साहब गवर्नर कि ये लंदन, तो उसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट क्या लंदन को लाना चाह रही है, तो उसका मतलब इन्हें तो खुद नहीं पता क्या मसला है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा इनका हुआ था, जिसके गवाह पीडीएम के तमाम पार्टी थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थे, फिर वही मसला हुआ। इन्होंने कहा था वजारतें देंगे, वो नहीं दी गई। बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि इस पे मजीद बात हो। एक जुमले में मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी को इस वक्त कहां देखते हैं सारे मसले? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी कि हम वफाक में रहेंगे, कराची आपको देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी दोबारा कराची पे 100% इंटर हो चुकी है। अच्छा। अपने डिलिमिटेशन की वजह से। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो टसूरी साहब कह रहे हैं, जो वादे किए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए और इस वक्त इसी वजह से नो डाउट। और ये जो अगर बात की जा रही है, लेकिन साथ साथ ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने इस वक्त की है मिराज सिद्दीकी साहब ने, कि अगर इस वक्त भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई तो शायद ये अपने वोट बैंक को खो देंगे। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो वक्त पड़ने पे साथ भी देती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जरूरत ज्यादा है तो वो अपनी डिमांड्स भी पूरी करती हैं। इस सियासी सूरत हाल में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपका सवाल थोड़ा सा अगर एलेबरेटेड होता या कोई पर्टिकुलर जमात पे नहीं है, हम उन जमातों की बात कर रहे हैं कि जो हुकूमतें बनाती हैं और उनकी जरूरत रहती है, वो हुकूमतें बनाने में बैसाखी का अमल अख्तियार करती हैं, रोल होता है उनका। आप जानते हैं उन जमातों में काफ लीग भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है और इस वक्त वफाक का हिस्सा भी है। एमक्यूएम ने भी साथ दिया है और इस वक्त एमक्यूएम की जो सियासत है सिंध में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या आप समझते हैं ये जो पार्टीज अभी हलचल हो रही है सिंध में, इस हवाले से खासतौर पर बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो इस तरह की पार्टीज होती है ना, जिनके पास बिल्कुल एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, बट वो हुकूमत बनाने और गिराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जब आपको स्पेशली आजकल के मौजूदा हालात में जिस तरह की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बनी हुई है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टियों का मुश्तरका एक अलायंस है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, वहां पे तो आपको एक एक फर्द की पार्टी के अंदर एक एक बंदे की जरूरत है, चाहे वो छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है। तो जिस टाइम पे इनकी जरूरत होती है तो फिर आपको उनके मुतालबात भी मानने पड़ते हैं और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनके चीजों को मनवा के आगे लेके भी चलना पड़ता है। अभी भी यही हालात है कि जो छोटी जमातें हैं, जिनके थोड़े से लोग हैं, जिनकी वजह से हुकूमत बनी हुई है, तो वो इस स्टेज पे भी होती है कि उनके मुतालबात माने भी जाए और फिर वो
उस पोजीशन में भी आ जाते हैं कि अगर मुतालबात ना आए तो वो ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। और मौजूदा हालात आपके सामने चल रहे हैं कि जिस तरह है। जी जी सर, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, ये आपने भी एक जनरल बात की, हम भी एक जनरल उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन सर इस वक्त कामरान चरसोरी साहब ने जो हल्का बंदियों की खास तौर पे बात की और ये कहा कि मुतालबात मानने चाहिए थे या अमल दरामद करना चाहिए था, जहां तक हम जानते हैं हमारी रिसर्च है, पीपल्स पार्टी ने तो हल्का बंदियों पे काफी काम किया है, तो क्या उस वक्त मुतमईन नहीं कर सके थे आप अपने लोगों को या सिंध की और स्टेक होल्डर जमातों को? मैं समझता हूं कि ये जो अभी मुतालबा है ये बेसिकली इससे हट के बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि प्रिंसिपली डिसाइड हो रही थी और उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस था। और ये जो अब लिमिटेशन डीलिमिटेशन की बात आ रही है और हल्का बंदियों की बात आ रही है, ये एमक्यूएम पिछली हुकूमत से कर रही थी। और अभी क्योंकि एमक्यूएम इकट्ठी होने जा रही है और उनको लग रहा है कि इस टाइम पे अगर इलेक्शन होते हैं और इन्हीं गिवन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हल्का बंदियों में होते हैं तो फिर उनको वो वाज़े मेजॉरिटी मेरा ख्याल से नजर नहीं आ रही। इस वजह से उनको थोड़ा सा कंसर्न है कि नई हल्का बंदियां की जाए और जिसकी वजह से इलेक्शन भी आगे चले जाएंगे। फिर एमक्यूएम आप देखें कि अभी हल्का बंदियों की बात करें, उसके बाद फिर ये सेंसस की बात भी के ऊपर भी बात उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने नई मर्दमशुमारी के ऊपर भी एक आवाज उठाई हुई है कि पहले नई मर्दमशुमारी हो, फिर नई हल्का बंदी हो, फिर जाके इलेक्शन हो। तो वो फिर ये जो कंसर्न उठाए जा रहे हैं ये फिर चीजों को मजीद डिले से डिले करते जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे हमारी पार्टी भी और दीगर जमातें भी और एमक्यूएम वाले हमारे भाई भी आपस में बैठ के चीजों को कर रहे हैं कि जो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है पॉलिटिक्स के अंदर के किस तरीके से हम मिलके तो मसले का हल निकालें और चीजों को आगे लेके चलें। अच्छा सर, मैं आपकी बात से मुत्तफिक करती हूँ। यकीनन पीपल्स पार्टी की सियासत जो रही है वो मफाहमत की रही है और हमेशा साथ चल के बात की है कि सबको मिला के चलें। लेकिन एक जुमला बहुत कराची वाले सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, ये जो टसोरी साहब ने कहा है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? किसने किया ये? इसका जिम्मेदार कराची वाले किसको समझें? पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, पीटीआई को? क्योंकि ये सब लोग ही मौजूद है कराची में। अगर ऐसा हुआ फिर बहुत सालों बाद तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी जो मेन रीजन है ना वो डिक्टेटरशिप है। जियाउल हक ने देखे जो यहाँ पे काम किया और फिर जनरल मुशर्रफ ने किया और उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे पॉलिटिक्स के अंदर करप्ट एलिमेंट आ गए जिन्होंने यहाँ पे आके अपना इजारादारी कायम करने की कोशिश की। उनसे तो अब आप देखें कि काफी हद तक जान छुड़ा ली गई है और ये सारे का सारा फोकस फिर स्ट्रीट क्राइम पे, गली मोहल्ले के और इधर उधर वो फैलता गया, छोटे छोटे माफियाज बन गए। तो अभी दोबारा से अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई छोटे छोटे ग्रुप गली मोहल्लों के अंदर आके या सियासी पार्टियों के नाम पे ये काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि ग्राउंड पे वहां पे क्या है, लेकिन कोई ऐसा ही वाकया है क्योंकि गवर्नर साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। सर मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ, एक कराची वालों की हैसियत से, मैं कराची को रिप्रेजेंट करते हुए बात करती हूँ आपसे कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो रहा तो यकीनन सिंध पे आपकी पार्टी की हुकूमत है, तो क्या कोई स्ट्रेटजी थी? क्योंकि हमें सबको पता था कि हमारे पास बहुत से दूसरे मुल्क से लोग, वेस्टर्न बॉर्डर से भी लोग आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। क्या कोई प्लानिंग थी कि आगे चल के अगर हालात होते तो इसका हम जिम्मेदार कराची वाले किसको ठहराएं? मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारी बहुत पहले से थी, लेकिन क्या ये 10 सालों में भी अगर हुआ तो क्या कोई प्लानिंग थी? कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है एमक्यूएम कहती है कि हम स्टेक होल्डर हैं, अभी जब इलेक्शन होंगे बल्दियाती तो पीटीआई कहती है हम स्टेक होल्डर हैं। आप तो का तो दावा है ही, आप तो सिंध में गवर्नमेंट कर ही रहे हैं और आगे भी आपके ही चांसेस हैं। तो सर हम कराची वाले किसको कसूरवार ठहराएं या आगे कौन ये मामला सही करेगा? मेरा मुद्दा ये है। देखिए आपकी बात बड़ी पर्टिनेंट है और बड़ी गौर तलब है। मैं अगर ऐसे आपको अपना जाती तज्जिया दूं इसके ऊपर, इसमें ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, किसी एक पार्टी को या किसी एक हुकूमत को कि कोई हुकूमत कर रहा है कि सिर्फ उनको ठहरा दे। उनकी तो जिम्मेदारी हुकूमत करने वालों की होती है कि वहां पे अमन सुकून दें लोगों को और वहां पे ये क्राइम कंट्रोल करें। लेकिन उससे हट के भी जो दावेदार है, स्टेक होल्डर है, और बैकग्राउंड में जाके देखेंगे किन लोगों की वजह से और किस किस हालात की वजह से ये आज मौजूदा सूरत हाल जो है पेश
पेश नजर है और ये इससे गुजर रहे हैं सारे कराची की आवाम, तो मैं समझता हूँ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें तो तमाम लोगों को जो है मुलज़म ठहराना चाहिए और उनसे इस बात का पूछना चाहिए कि कैसे हल हो सकता है, और इसका हल फौरी और जल्दी एक ही सूरत में मुमकिन है कि कराची के अंदर हुकूमत तमाम लोकल स्टेक होल्डर्स को, तमाम कम्युनिटीज को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी, लोकल ट्रेडर्स, सबको साथ ऑन बोर्ड बिठा के, और खास तौर पे पुलिस और जो इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ बैठ के किया जाए। क्योंकि जब तक ये सियासी असर रसूख एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और बाकी चीजों के अंदर चलता रहेगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। अगर सियासी एडमिनिस्ट्रेशन को आपने रेट देनी है, आपने पावर देनी है, तो आपको फिर लोकल ट्रेडर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को और लोकल कम्युनिटीज को भी उनके साथ जो है इन लिंक करना है, ताकि वो अपने अपने मसाइल बता सके। मेरा ख्याल है कि आज जुल्फिकार अली बदर साहब बिल्कुल सच बोलने के मूड में हैं। सर मुझे लगता है बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, आपका तज्जिया इतना जानदार है कि मैं तो आपकी पार्टी वालों को भी कहूंगी कि आज खास तौर पे जुल्फिकार अली बदर साहब का बयान जरूर सुने। आपने बहुत मुनासिब और कराची के हक में बात की है। सर आगे मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है इस वक्त जो एक गहमा गहमी की कैफियत है, यकीनन ये क्यों किया है इस वक्त एमक्यूएम ने, अगर खास तौर पर एमक्यूएम की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये सियासत के अंदर जो है ना, एक्चुअली में आप वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको होप देने के लिए कोई ना कोई आप सियासी अमल कर रहे होते हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मंशूर के मुताबिक अपने अपने जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ दिखाने के लिए करती है। तो एमक्यूएम भी जो कर रही है वो मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल राइट है ये सारा करना। लेकिन यहाँ पे मेन चीज जो आ जाती है कि यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि अवाम को मसाइल से कैसे निकालना है। और कराची जब मैं जाता हूँ तो हमें एयरपोर्ट से लेके बाहर तक और फिर उसके बाद कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, लोग हमें कहते हैं कराची के अंदर ये मसाइल है, ये मसाइल है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जरा मेहनत भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो गिले शिकवे हैं वो खत्म नहीं हो रहे। तो ये हमारे लिए भी एक जो है लम्हा फिक्रिया है, हमें भी सोचने की जरूरत है कि कैसे है। लेकिन अब आप देखेंगे पिछले कुछ अरसे से ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का, बाकी चीजों का, ये शर्जील मेमन साहब ने, मुर्तजा वहाब साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने, मैं समझता हूँ कुछ सेक्टर्स के अंदर, कुछ एरियाज के अंदर काफी ज्यादा दे हैव पुट देयर फुट डाउन, और वहां पे वो कोई तब्दीली मुझे बेहतरी नजर आई है मामलात के अंदर। लेकिन इसमें मजीद बहुत गुंजाइश है काम करने की, बहुत ज्यादा मजीद काम हो सकता है और मजीद काम करना भी चाहिए। सर 2023 की शुरुआत है, हमारा पहला प्रोग्राम है, कोई मैसेज आपकी तरफ से जो उम्मीद से भरा हो और लोगों को लगे कि जी सियासत के खेलने के अलावा भी मुल्क में डेवलपमेंट की जरूरत है? मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि इस टाइम पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी जातियात से, अपने जाती मैनिफेस्टो से, पार्टी के मैनिफेस्टो से, जातीय नाव से बालातर होके अपने तमाम चीजों को, नाव को साइड पे रख के एक नेशनल कंसेंसस, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, हेड, सबको इकट्ठा एक टेबल पे बिठाने की जरूरत है, ताकि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस मसाइल से निकाल सकें। और उसके लिए हमें अपनी जो है लचक शो करनी है, कसर खानी है, ताकि हम ये जो जिद की पॉलिटिक्स है ना, इससे हट के फिर हम आगे की तरफ सोचे। उससे मुल्क भी बचेगा, आवाम भी बचेगी। और ये जो लोग इस तरह के मौजूदा हालात में सूरत हाल डेवलप हो जाती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर स्टेक होल्डर अपनी अपनी उस चीज में लगा होता है और अवाम के ऊपर दावा बोल देता है, क्रिमिनल एलिमेंट। तो ये उस चीज को एड्रेस करने के लिए हमें ये कंसेंसस बिल्ड करना है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत मुस्बत बात की जुल्फिकार अली बदर साहब ने। मुनव्वर साहब आपकी तरफ आएंगे, और चूंकि वक्त हमारे पास है, लेकिन एमक्यूएम के हवाले से आपका मौक़िफ़ नहीं जान सके थे, तो मुख्तसरन क्या कहेंगे सवाल? देखिए, आप सबसे पहले मैं
एमक्यूएम से ज्यादा मैं कराची, आप कराची पे ही कॉन्सेंट्रेट कराची, करें ना, वो भी कराची ही को हाईलाइट कर रहे हैं। एक्चुअली कराची की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। मुझे बहुत मौका मिला कि मैं लंदन भी जाऊं और बड़े शहर मैंने दुनिया के देखे। मैं लंदन की एक मिसाल देता हूँ, बाकी शहरों की ये सूरत हाल नहीं है दुनिया के बड़े शहरों की। वहां पर आपको दुनिया का हर आदमी मिलेगा, यानी इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि वहां का जो मेयर है वो एक पाकिस्तानी निजात बस ड्राइवर का बेटा है, ठीक है ना, साजिद साहब जो है, ठीक। वहां वो कहते हैं लंडनियर, ठीक है सर। यहाँ कोई कराची वाला नहीं कहता अपने आप को कि मेरा कराची ओन नहीं कर रहा, ओन नहीं कर अच्छा। रहा अपना शहर। दूसरी बात यह है कि कराची शुड बी गिवन अ स्पेशल, इसमें बहुत बहस मुबाहिसा हुआ है। मैं जब टीवी में हुआ करता था तो 30 इयर्स तक मैंने यही बात सुनी कि कराची को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। कराची इज नॉट लाइक अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, और जब तक आप उसको वो स्पेशल स्टेटस नहीं ग्रांट करेंगे, मेट्रोपॉलिटन, आई मीन मेट्रोपॉलिटन स्टेटस, और द मेयर शुड लीड द शो एंड देन देयर शुड बी डेवलपमेंट और लोगों की जरूरियात, तब जाकर ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी सर। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम वगैरह का ताल्लुक है तो न्यूयॉर्क को देख लें या लंदन। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने बहुत मुस्बत बात की है। मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे भी जाकर उनकी बात को वापस सुनिएगा। जी मेरा सिद्दीक साहब। देखें, कराची के लिए और एमक्यूएम का जो मुतालबा है वो तो जायज़ है, भले उनके इनफरादी मामला है कि कराची को सही गिना जाए अगर आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और डिलिमिटेशंस जो पीपल्स पार्टी ने की थी वो यकीनन गलत थी। जब यूसी में कोर्ट का एक ओपन फैसला है कि आप 40,000 से लेकर 70,000 तक की यूसी बनाएंगे, तो आप 90,000 की यूसी नहीं बना सकते हैं। आप जो उनके एरियाज हैं उनके सर वक्त कम है, लेकिन आपकी बात से एक सवाल आखिर में बताते जाएं। जब ये हो रहा था उस वक्त उनकी जो अभी मोहब्बतों वाली पार्टी बनी हुई थी, ये कहाँ वो लोग उस देखिए पिटीशन पे जा चुके हैं, कोर्ट पे केस लगा हुआ है इसका। लेकिन दूसरी बात ये कि वक्त कम है। 17 नवंबर 2017 में इसी तरीके से जो अभी एक पेज पे आने की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भी एक पेज पर आए थे 2017 में कि हम 2018 का इलेक्शन एक निशान पर एक नाम से लड़ेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी इनका इख्तलाफ हो गया। देखें, इनका अब सरबरा नहीं है, अब इनका कायद कौन होगा, इनको एग्जीक्यूशन कौन करेगा, ये किसकी बात मानेंगे। तो इनके लिए ये मुमकिन है कि वोटर्स को इस तरह बहला सकते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी में जब तक कोई बड़ा नहीं होगा इनका जिसको ये माने, अब वो टेसोरी साहब बनना चाहते हैं, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी को रखना चाहते हैं, ये जिसको रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक जिस पार्टी के अंदर सरबराही नहीं होगी, जब तक उस पार्टी के लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे और आवाम को नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जामे बात कर दी और दबे लफ्जों में जो कहना चाह रहे थे वो यकीनन बात हो गई। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ, स्पेशली कराची के मामले में मैं चाहूंगी कि एक और प्रोग्राम हो, खास तौर पर सिर्फ कराची के डेवलपमेंट के हवाले से बात हो, जैसे मुनव्वर साहब ने बात की और बहुत से लोग करना चाहते हैं। फ़कत यही बात है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो मेरे मुल्क का भला करें और मेरे मुस्तकबिल की हिफाजत में साथ दें। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।